आज का हमारा टॉपिक है बीएससी सेकंड सेम का एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम एक प्रकार से बोला जाए तो ये ट्वेल्थ का ही एक टॉपिक है जो हमारा सेकंड सेम में भी रिपीट हो रहा है। इसके बारे में हम पहले से जान रहे हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम यह बोलता है, इस नियमानुसार निर्वात में किसी बंद वक्र के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस वक्र द्वारा घिरी हुई कुल धारा I का μ0 गुना होता है। अगर इसको इस चित्र से समझें तो ये बोल रहा है निर्वात में एक बंद वक्र C है, उस बंद वक्र C के चारों ओर, इस बंद वक्र C के चारों ओर जो कि चुंबकीय क्षेत्र में रखा होगा, चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के अंदर निहित कुल धारा I का μ0 गुना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि माना कि इसमें एक XY तार है जिसमें I करंट प्रवाहित हो रही है, I धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम जानते हैं कि किसी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो धारा प्रवाहित हो रही है, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बन गया। तो हमने एक वक्र बनाया, वक्र C। तो ये वक्र C के किसी बिंदु P पे मैंने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता दर्शाई। चुंबकीय क्षेत्र दर्शाया मतलब वेक्टर B दर्शाया। तो मुझे पता है जब मैं कोई वक्र बनाता हूं तो उसके किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसकी स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, मतलब वेक्टर B आपका यहां बनेगा। तो एम्पियर का परिपथीय नियम वही कह रहा है। सबसे पहले तो जब तक आप करंट फ्लो नहीं करोगे उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र बनेगा नहीं। तो धारावाही चालक में करंट I प्रवाहित हुई, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ। अब एम्पियर कह रहे हैं कि किसी बिंदु P पे चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर B का उस वक्र के अनुदिश, इस वक्र क्योंकि वक्राकार है तो किसी एक बिंदु पे दिशा उसकी स्पर्श रेखा की दिशा पे होगी। तो उस वक्र के अनुदिश मतलब वेक्टर dl के अनुदिश उसका रेखीय समाकलन उस बंद वक्र के अंदर निहित कुल धारा I, क्योंकि मैंने एक ही वायर बनाई है अंदर, तो कुल धारा I का μ0 गुना होता है। ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। अब हम इसकी उत्पत्ति निकालते हैं। तो हम जानते हैं कि चूंकि ये XY तार है और हम बायोट का नियम पहले पढ़ चुके हैं। बायोट क्या बोलता है, किसी अल्पांश के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B, अल्पांश के कारण dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू IDL साइन थीटा बटा r स्क्वायर होता है। ये बायोट ने कहा था अल्पांश के कारण। फिर हमने इसके एप्लीकेशन देखे थे बायोट के नियम के कि किसी लंबे ऋजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर तीव्रता निकालने के लिए जो सूत्र हमारा बहुत बड़ा एक व्यंजक था 2 से 3 पेज का, तो हमको प्राप्त हुआ था लंबे ऋजुरेखीय चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2I/d, है ना। तो अब मैं इस फिगर को यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो मैं देख रहा हूँ ये धारावाही चालक बन गया क्या XY। इसके कारण मुझे बिंदु P पे तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P इसके केंद्र से कितनी दूरी पे है, मान के चल रहा हूँ इस वक्र की त्रिज्या r है। तो मैं इस धारावाही चालक के कारण बिंदु P पर तीव्रता बायोट के नियम से μ0/4 पाई इंटू 2I/d, क्योंकि I धारा प्रवाहित हो रही है, 2I/d की जगह हो जाएगा r, क्योंकि मैंने त्रिज्या यहाँ पे r ली है। क्लियर। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2I/d। कुछ नहीं बोलना है, बस यही बताना है XY एक धारावाही चालक है जिसके कारण किसी बिंदु P पर तीव्रता इतनी होगी। फिर इसका आप कटवा दो, क्या क्या 2 4 कैंसिल, ये आ जाएगा μ0I/2 पाई r। अब हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब निकालते हैं तो उसकी दिशा बतानी पड़ती है। तो दिशा बताने का बहुत इजी सा नियम है, हम जानते हैं दाएं हाथ की हथेली का नियम। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या बोलता है, यदि अंगूठा धारा की दिशा बताता है और ये उंगलियां उस बिंदु की दिशा बताती है जहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो हथेली की दिशा जो होती है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो मैं इसको आप यहाँ पे रखा, धारा इधर बह रही है, बिंदु P इधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र किधर बनेगा, बोर्ड के अंदर की ओर। तो मैं दिखा नहीं पाऊंगा, तो ये मान के चलता हूं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर बन रही है। क्लियर, यहाँ तक समझ आया। अब ये जो कर्व बना हुआ है वो बोर्ड में ऐसा बना हुआ है, मान के चलिए कागज के तल पे धारा प्रवाहित हो रही है, कागज के तल के लंबवत। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अंदर की ओर। ओके, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी वक्राकार पथ पे क्या होती है,
इस तरफ बनेगी। अब बायोसेवर्ट ने ये भी बोला था अल्पांश के कारण, तो मैं एक अल्पांश बना देता हूं यहाँ पे। ये दो बिंदु मैंने ले लिया ए बी, जिसको मैं एक अल्पांश ले लेता हूं। इस अल्पांश की लंबाई dl है। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसके कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली है, ये आया। अच्छा, अब देखते हैं, मैं एम्पियर के परिपथीय नियम में जो B मैंने निकाला है उस मान को यहाँ पे रख देता हूं। तो लाइन इंटीग्रल, रेखीय समाकलन, वेक्टर B डॉट वेक्टर dl निकालता हूं। तो वेक्टर B डॉट वेक्टर dl को मैं क्या लिखता हूं, B dl cos थीटा, B dl cos थीटा लिखता हूं। तो इसको मैं लिखूंगा B dl cos 0। अब cos 0 क्यों होगा देखते हैं। B dl cos थीटा, ये थीटा किसके किसके बीच का कोण है, B और dl के बीच में। तो मैंने बताया कि यहाँ पे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इधर, दिशा इधर होगी। dl अल्पांश है, तो अल्पांश की दिशा भी किधर बनेगी, स्पर्शरेखा की दिशा में ही वेक्टर dl भी इधर बनेगा। वेक्टर db भी इसी दिशा में बन रहा है, वेक्टर dl भी इसी दिशा में बन रहा है, इसलिए इस दोनों के बीच का कोण होगा 0। ओके, और cos 0 इक्वल टू होता है 1, तो अगली लाइन में ये हो जाएगा b dl। और हमने जो समीकरण यहाँ से b का मान निकाला हुआ था, इस b के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं। तो ये आया, क्लियर। कांस्टेंट बन के ये बाहर हो जाएगा, dl का समाकलन होगा। तो dl क्या है, एक कुंडली का अल्पांश है, वृत्ताकार कुंडली का बोल सकते हैं ना, वृत्ताकार कुंडली मान सकते हैं, वो शेप बन रहा है, एक वृत्त का अल्पांश है बोल सकते हैं। तो जब dl को मैं समाकलन करूंगा तो पूरी वृत्त की परिधि बन जाएगी, और वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r। तो ये आपका हो गया 2 पाई r, 2 पाई कैंसल, लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इक्वल टू म्यू 0 I। यही एम्पियर के परिपथीय नियम का व्यंजक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। एम्पियर के परिपथीय नियम का डिफाइन करना है, उसके बाद सीधा आपको उठाना है b उठाओ, उसके बाद LHS लेके चलो, LHS लेके चलते हैं, b की वैल्यू रखते हैं और पुट करते हैं, RHS हमारे पास प्राप्त होता है। अब इसका वैकल्पिक विधि भी है एक प्रकार से। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अल्पांश जो है, या आप इस मेथड से बनाओ या आप इस मेथड से बनाओ, वैकल्पिक विधि है। वैकल्पिक विधि में क्या हो रहा है, ये अल्पांश है, ये अल्पांश बिंदु O पे, कुंडली के केंद्र पे, या जो वृत्त बन रहा है उसके केंद्र पे d थीटा कोण बन। मैं कुंडली बोल रहा हूं, बट ये कुंडली नहीं है, वृत्त है, बट उसको वृत्ताकार कुंडली के रूप में मान लो। तो यहाँ d थीटा कोण बना रहे हैं, मैं मान के चल रहा हूँ। तो हमको ये पता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो कोण d थीटा, ये हो गया चाप। चाप क्या है, ए बी माना ना उसको, या उसकी लंबाई को मैं dl बोल दिया हूँ, dl बटा त्रिज्या। तो dl इज इक्वल टू आर डी थीटा, dl इज इक्वल टू आर डी थीटा। तो मैं फिर से क्या किया, इसको उठा लेता हूं, ये LHS उठाया, LHS को उठा लेता हूं यहाँ पे, वेक्टर b डॉट वेक्टर dl, पूरे चाप बटे त्रिज्या मैंने बताया, तो वेक्टर dl की जगह मैं लिख दिया हूं आर डी थीटा, जो मैंने वहां निकाला है ना आर डी थीटा, आर डी थीटा लिख दिया। अब b का मान फिर से मैं पुट कर दिया, म्यू 0 I बटे 2 पाई r, r कैंसल, म्यू 0 I बटे 2r को समाकलन के बाहर निकाल लो, d थीटा। अब देखो dl का समाकलन करते थे तो 2 पाई r आता था, d थीटा का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, d थीटा यहाँ पे बन रहा है, इसका समाकलन कर दो तो ये पूरा बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा। इसको बोलते हैं 180 डिग्री, ये होती है 180 डिग्री, कितना हुआ 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका d थीटा का जब समाकलन करोगे तो 2 पाई आएगा, 2 पाई कैंसिल, यहाँ पे आपका म्यू 0 I आ जाएगा। तो लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर b डॉट वेक्टर dl इज इक्वल टू म्यू 0 I। ये एम्पियर के परिपथीय नियम का गणितीय रूप है।